हिमालय का अदृश्य रहस्य। हिमालय अपनी बर्फीली चोटियों और शांत घाटियों के साथ हमेशा से ही रहस्य और रोमांच का केंद्र रहा है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा जादू है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन कभी-कभी यह जादू एक गहरे, अनसुलझे रहस्य में बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय में होने वाली रहस्यमय गुमशुदगियां सिर्फ कहानियां हैं, या इसके पीछे कुछ और भयावह है? यह कहानी आलोक की है, एक जुनूनी पर्वतारोही और प्रकृति फोटोग्राफर। उसकी आंखें हमेशा अनछुए नज़ारों और छिपे हुए रहस्यों की तलाश में रहती थीं। उसने और उसके 3 दोस्तों ने, राहुल, जो एक अनुभवी ट्रेकर था, समीर, जो टीम का सबसे शांत और विश्लेषणात्मक सदस्य था, और प्रिया, जो अपनी जीवंत ऊर्जा और हास्य के लिए जानी जाती थी, ने हिमालय की एक दुर्गम चोटी, देवलोक शिखर, को फतह करने का फैसला किया। यह शिखर अपनी शानदार सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां से सूर्योदय का नज़ारा स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन साथ ही यहां से कई लोगों के गायब होने की कहानियां भी जुड़ी थीं। स्थानीय लोग इसे अदृश्य घाटी कहते थे, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता, जहां पहाड़ की आत्माएं भटकती है। आलोक ने अपनी छोटी बहन पूजा से वादा किया था कि वह लौटकर देवलोक शिखर की सबसे शानदार तस्वीरें लाएगा, ऐसी तस्वीरें जो दुनिया ने कभी नहीं देखी होंगी, जो उसकी फोटोग्राफी करियर में मील का पत्थर साबित होंगी। उनकी यात्रा शुरू हुई, और पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। टीम ने एक दूसरे का साथ देते हुए, हंसी मजाक करते हुए, बर्फीले रास्तों पर कदम बढ़ाए। आलोक के भेजे गए संदेशों में उत्साह और रोमांच भरा था। उसने पूजा को अपनी प्रगति के बारे में बताया, बर्फ से ढकी चोटियों, प्राचीन मठों और गहरी खाइयों की तस्वीरें भेजीं, जहां से नदियां सर्प की तरह बलखाती हुई नीचे उतरती थीं। हर तस्वीर में हिमालय का एक नया, विस्मयकारी रूप था। लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। आलोक और उसके दोस्तों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनके सैटेलाइट फोन से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। एक दिन, 2 दिन, फिर एक हफ्ता बीत गया। पूजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह खराब मौसम या नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका दिल डूबने लगा। उसने अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन खराब मौसम, भारी बर्फबारी और दुर्गम इलाके के कारण तत्काल खोज अभियान शुरू नहीं हो सका। मैडम, हिमालय में मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, एक अधिकारी ने उसे बताया, लेकिन पूजा के लिए हर पल एक सदी जैसा था। पूजा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि आलोक इतना लापरवाह नहीं हो सकता। वह जानती थी कि उसका भाई कभी बिना बताए गायब नहीं हो सकता। उसने खुद ही खोज पर निकलने का फैसला किया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका निश्चय अटल था। वह एक अनुभवी शेर्पा गाइड, तेंजिंग लामा, को अपने साथ ले गई, जो उस इलाके के चप्पे-चप्पे से वाकिफ था और जिसने कई बार देवलोक शिखर के आसपास के रास्तों पर लोगों का मार्गदर्शन किया था। तेंजिंग लामा एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी झुर्रियों वाली आंखों में हिमालय के गहरे रहस्य छिपे थे। उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सी समझदारी थी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, हवा ठंडी और पतली होती गई, हर सांस लेना एक चुनौती बन रहा था। तेंजिंग लामा ने पूजा को स्थानीय किंवदंतियों के बारे में बताया। मैडम जी, उसने एक बर्फीली हवा के झोंके के बीच फुसफुसाते हुए कहा, यह पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है। यहाँ अदृश्य आत्माएं रहती है, जो उन लोगों को अपने साथ ले जाती है, जो उनकी शांति भंग करते हैं। ये आत्माएं कभी-कभी यात्रियों को भ्रमित करती है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है, और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ मिला लेती है। पूजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे पहाड़ की हर चट्टान, हर बर्फ का टुकड़ा उसे घूर रहा हो। कई दिनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद वे उस आखिरी कैंप साइट पर पहुंचे जहां आलोक और उसके दोस्तों ने डेरा डाला था। कैंप पूरी तरह से बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जल्दबाजी में भागा हो या किसी ने उसे तहस-नहस कर दिया हो। टेंट फटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखती हुई लग रही थी। उन्हें एक फटा हुआ नक्शा मिला, जिस पर एक अज्ञात स्थान पर लाल स्याही से एक अजीब सा, घुमावदार निशान बना था, जो किसी प्राचीन प्रतीक जैसा लग रहा था। पास ही आलोक का कैमरा पड़ा था, जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और उस पर बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी। जब पूजा ने उसे अपने शरीर की गर्मी से थोड़ा गर्म करके चार्ज किया, तो उसमें आखिरी तस्वीर धुंधली थी, जिसमें कुछ अजीब सी, अस्पष्ट आकृतियां दिख रही थीं, जो बर्फीले तूफान के कारण स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र ही डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे आकृतियां किसी मानव रूप की नहीं थीं। तेंजिंग लामा ने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। ये इंसानों के पैर के निशान नहीं हैं, मैडम जी,
उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। और नहीं किसी जानवर के। ये कुछ और है। पूजा ने ध्यान से देखा। निशान बड़े और अनियमित थे, जैसे कोई भारी, अजीबोगरीब चीज घिसटती हुई गई हो, या जैसे किसी ने बहुत बड़े, नुकीले पंजों से जमीन को खरोंचा हो। वे निशान कैंप से दूर, एक विशेष दिशा में जा रहे थे। जैसे ही वे कैंप के चारों ओर खोजबीन कर रहे थे, पूजा को एक पुरानी, पानी से भीगी डायरी मिली, जो एक चट्टान के नीचे दबी हुई थी। यह आलोक की थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने डायरी खोली। पन्ने पलटने पर उसे आखिरी प्रविष्टियां मिलीं, जो जल्दबाजी में, लगभग कांपते हुए हाथों से लिखी गई थीं। दिन 5, अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा है। राहुल ने भी महसूस किया है। रात में कैंप के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर चल रही हो, लेकिन जब हमने बाहर देखा तो कुछ नहीं था, बस हवा की सरसराहट। दिन 6, रात में अजीब आवाजें सुनाई दीं। फुसफुसाहट, जैसे हवा में कोई बात कर रहा हो, लेकिन कोई भाषा समझ में नहीं आ रही। समीर को बुखार आ गया है। वह लगातार कांप रहा है और कुछ अस्पष्ट बातें कर रहा है। प्रिया भी बहुत डरी हुई है। दिन 7, प्रिया ने कहा कि उसने कुछ देखा। एक परछाई, बहुत बड़ी, जो पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसने कसम खाई कि वह कोई जानवर नहीं था। हम डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। वापस जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे हम एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दिन 8, वे आ रहे हैं। वे अदृश्य हैं, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। उनकी उपस्थिति हर पल तेज होती जा रही है। वे हमें चाहते हैं। इस घाटी में कोई रहस्य है, कोई प्राचीन शक्ति। हमें यहां से निकलना होगा, किसी भी कीमत पर। आखिरी पन्ना खाली था, सिवाय एक धब्बे के, जो खून जैसा लग रहा था और पूरी तरह से सूख चुका था। पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये आत्माएं थीं, या कुछ और भयावह? उसके दिमाग में तेंजिंग लामा की बातें घूम रही थीं। तेंजिंग लामा ने डायरी पढ़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह वही अदृश्य घाटी है, मैडम जी, उसने कांपते हुए कहा। यहां से कोई वापस नहीं आता। यह वह जगह है जहां पहाड़ खुद सांस लेता है और अपनी चीजों को अपने पास रखता है। पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। आलोक की डायरी और नक्शे पर बने निशान ने उसे एक नई दिशा दी। वह उस निशान का पीछा करती रही जो नक्शे पर बना था और जो जमीन पर भी दिखाई दे रहा था। निशान उन्हें एक छिपी हुई गुफा की ओर ले गए, जो बर्फ और चट्टानों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी, जैसे पहाड़ ने उसे जानबूझकर छिपा रखा हो। गुफा के मुहाने पर एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो, या जैसे गुफा खुद सांस ले रही हो। वे गुफा के अंदर घुसे। अंदर का तापमान बाहर से भी ठंडा था, और हवा में एक अजीब सी, नम गंध थी। उन्हें आलोक का एक और बैग मिला, जिसमें कुछ उपकरण, एक टॉर्च और एक नोट था। नोट में आलोक की कांपती हुई हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर कोई यह पाता है, तो जान ले, यह सिर्फ पहाड़ नहीं है। यहां कुछ ऐसा है जो विज्ञान नहीं समझा सकता। यह हमें फंसा रहा है। यह अदृश्य शक्ति, यह हमें अपने साथ ले जा रही है। भागो, भागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अचानक गुफा के गहरे हिस्से से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह एक नहीं, कई आवाजें थीं, जो एक साथ बोल रही थीं, लेकिन कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा था। वे आवाजें कभी तेज होतीं, कभी धीमी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उनके चारों ओर घूम रही हो। पूजा और तेंजिंग लामा एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखों में भय और असमंजस था। तेंजिंग लामा ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। पूजा को लगा जैसे गुफा की दीवारें खुद हिल रही हों, और हवा में एक भारी, दमनकारी उपस्थिति महसूस हो रही थी, जो उसे अंदर खींच रही थी। गुफा में आलोक या उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं था। सिर्फ वह फुसफुसाहट और एक अजीब सी, भारी उपस्थिति। पूजा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो, जैसे गुफा उन्हें निगलने को तैयार हो। तेंजिंग लामा ने उसे बाहर खींच लिया। उसकी आंखों में वही भय था जो पूजा ने कभी नहीं देखा था। हमें यहां से जाना होगा, मैडम जी। यह जगह मनुष्यों के लिए नहीं है। वे वापस लौट आए, आलोक और उसके दोस्तों को ढूंढने में असफल रहे। पूजा ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ बताया, आलोक की डायरी, अजीब निशान, गुफा के अंदर का अनुभव। लेकिन अधिकारियों ने इसे अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और भ्रम का नतीजा बताया।
उन्होंने कहा कि हिमालय में ऐसी कहानियां आम हैं और कई बार पर्वतारोही रास्ता भटक जाते हैं या हिमस्खलन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन पूजा जानती थी कि उसने क्या अनुभव किया था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। आज भी देवलोक शिखर के आसपास की कहानियां सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आलोक और उसके दोस्त हिममानव के शिकार हो गए, जो हिमालय के गहरे जंगलों में रहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे किसी प्राचीन शाप का शिकार हुए, जो उन लोगों को दंडित करता है जो पवित्र पहाड़ों का अनादर करते हैं। और कुछ, पूजा की तरह, मानते हैं कि हिमालय में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, एक अदृश्य रहस्य जो उन लोगों को निगल लेता है जो बहुत करीब जाने की हिम्मत करते हैं। पूजा आज भी रात में उन फुसफुसाहटों को सुनती है और उसे लगता है कि हिमालय का वह रहस्यमय जादू उसे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या यह सिर्फ एक मिथक है, या हिमालय वास्तव में अपने अंदर कुछ भयावह रहस्य छिपाए हुए है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा, जब तक कोई और यात्री अदृश्य